नमस्कार। क्या आप भी थायराइड का इलाज करा करा कर थक गए हैं? फिर भी आपको थायराइड में आराम नहीं हो पा रहा है? आपका भी वजन लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है? शरीर में कमजोरियां आती चली जा रही हैं? शरीर धीरे धीरे करके लिथार्जिसिटी का अनुभव करना चालू कर रहा है, आलस शरीर में आता चला जा रहा है। यदि आप भी ये सारी समस्याएं महसूस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको अंत तक देखना है। आपको थायराइड से रिलेटेड कुछ ऐसे उपचार जो बहुत आसानी से आपकी थायराइड की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। और इसमें आपको कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है, बहुत सिंपल सी नियमों का फॉलोअप करना है और आप अपनी थायराइड को पूरे तरीके से खत्म कर सकते हैं और आप अपने थायराइड की दवाइयों को भी बिल्कुल बंद कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ। आज का विषय हाइपोथायरॉयडिज्म। चूंकि थायराइड की जब भी बात की जाती है, थायराइड ग्लैंड तो सबके ही है। गले में उपस्थित ये वाली जो ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है, ये तो हर मनुष्य के है। लेकिन इस ग्लैंड से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम होना चालू होती है तो ये दो प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक हाइपोथायरॉयडिज्म, एक हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है, हाइपो मतलब कम, थायराइड मतलब थायराइड से निकलने वाले हार्मोन, और इज्म का मतलब होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब हाइपो हो जाना, क्या थायराइड से निकलने के जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स जब कम निकलना चालू हो जाते हैं तो ऐसी प्रोसेस को या इस बीमारी को हाइपोथायरॉयड डिसऑर्डर या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है। दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब ज्यादा हो जाना। तो जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं वो हार्मोन जब ज्यादा निकलना चालू हो जाएं, ऐसी अवस्था को बोला जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें सामान्य तौर पर वजन बढ़ता ही है हमेशा। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मतलब कम, थायराइड मतलब थायराइड के हार्मोन, और उस प्रोसेस को बोला जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म का, आपने ये तो समझ लिया कि हाइपोथायरॉयडिज्म है क्या, लेकिन इस हाइपोथायरॉयडिज्म में जो कारण है, इसके कारणों में सबसे बड़ा कारण जो हाइपोथायरॉयडिज्म का होता है वो है थायराइड की ग्लैंड पर जो खून का संचार पहुंचना चाहिए था, उस खून के संचार में कमी। और जब खून के संचार में कमी आना चालू होगी तो निश्चित ही जैसे आपको भोजन कम दिया जाए तो आपकी कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर आपकी थायराइड ग्लैंड पर अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन और अच्छी मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता है तो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी जो है वो कमजोर पड़ना चालू हो जाती है। और जैसे ही एक्टिविटी कमजोर पड़ना चालू होती है, थायराइड ग्लैंड की कार्यक्षमता कम होना चालू हो जाती है। और थायराइड ग्लैंड की कार्यक्षमता अगर कम हुई तो थायराइड ग्लैंड का कार्य क्या था? T3, T4 नामक हार्मोन्स का सीक्रेशन, उनकी सिंथेसिस और निकाल करके बाहर छोड़ना। सबसे पहले हम जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, मतलब ये डक्ट लेस ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में कभी बताएंगे, तब आपको बताया जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है कि आपके शरीर में जितनी भी कार्य प्रणाली चल रही है उनको, पूरे शरीर को सारी चीजें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटिव वे में काम करती रहें। तो कुछ चीजें कंट्रोल करने के लिए हैं कि आपके पाचन की दर को कंट्रोल करना है, आपके चलने फिरने को कंट्रोल करना है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है, आपकी हीट को कंट्रोल करना है,
आपके शरीर में पानी को कंट्रोल करना है, तो इसके लिए कुछ ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड्स ये सारे फंक्शंस को करवाने का काम करती हैं। और ऐसी ग्लैंड्स जिनमें कोई नलिकाएं नहीं होती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां, उन ग्लैंड्स को बोला जाता है डक्ट लेस ग्लैंड्स, या फिर इनको बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में एक ग्लैंड होती है थायराइड। इस थायराइड ग्लैंड का काम होता है दो हार्मोन्स निकालना, एक T3 और दूसरा T4। T3 का मतलब ट्राई आइडोथायरोनिन, ट्राई मतलब तीन, T4 मतलब, फोर मतलब टेट्रा, टेट्रा आइडोथायरोनिन। तो T3 ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन। ये दो हार्मोन्स हैं जो इस ग्लैंड के अंदर सिंथेसिस होती है जिनकी, और वो सिंथेसिस होकर के ग्लैंड उसको वहीं उड़ेल देती है खून में, ताकि वो खून के साथ फिर ट्रेवल करें और जहां उनका काम है वहां पहुंच करके अपना काम पूरा करें, अपने कार्य को पूरा अंजाम दें। लेकिन जब थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कमजोर होना चालू हो जाती है, ऐसे समय में ये T3 T4 का सीक्रेशन कमजोर पड़ना चालू होता है, कम होना चालू हो जाता है। और जब T3 T4 कम होना चालू होते हैं, ऐसे समय में ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जो थायराइड को ये बार बार कहने का काम करता है कि भाई तुम अपने काम को कम क्यों कर रही हो, तुम्हारे काम के कमी की वजह से शरीर में गड़बड़ियां आ रही हैं। तो ये प्रिंसिपल है, जैसे प्रिंसिपल टीचर को बोलता है भाई मैथ आप पढ़ाते हैं और मैथ में ही बच्चा कमजोर पढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा और ध्यान देना है। तो मैथ वाले टीचर को ही बोला, अगर मैथ में कमजोर है बच्चा तो मैथ वाले टीचर को ही प्रिंसिपल बार बार करके बुला के बोलेगा। इसी तरीके से ये जो प्रिंसिपल ग्लैंड है, इस प्रिंसिपल ग्लैंड से बार बार करके थायराइड पर स्टिमुलस आता है, और उस स्टिमुलस का नाम क्या होता है? उसी स्टिमुलस का नाम होता है पिट्यूटरी हार्मोन, जो थायराइड के लिए रिलीज करती है पिट्यूटरी, उसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम जानते हैं कि थायराइड का हार्मोन चेक करवाओ, TSH। ये थायराइड का हार्मोन नहीं होता है, ये पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है। ये क्या करता है? थायराइड को स्टिमुलेट कराने के लिए बार बार करके थायराइड पर स्टिमुलस लेके आ रहा है, निकल ऊपर से रहा है। ये हार्मोन कोई आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ वाला हार्मोन है, ये थायराइड का हार्मोन नहीं होता है। तो बार बार करके पिट्यूटरी जब थायराइड को स्टिमुलस देती है तो ज्यादा मात्रा में TSH का सीक्रेशन उसको करना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। जैसे जो बच्चा उद्दंड होता है, टीचर भी उसको ही बार बार करके टोकता है। घर में अगर 4 भाई बहन हैं, अब तो आजकल 4 नहीं होते हैं, 2 भाई बहन हैं, तो अगर उनमें से कोई एक बच्चा पढ़ने में कमजोर है या अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो बार बार करके उसको टोकने का नियम बनाया जाता है। तो स्टिमुलस किसके पास ज्यादा जाता है? जो कम काम कर रहा है। अगर यहां कम काम हो रहा है तो पिट्यूटरी से यहां की तरफ एक हार्मोन आएगा जिसको बोला जाएगा TSH, और ये मात्रा में ज्यादा ही आएगा क्योंकि यहां काम की कमी है। ये आलस की वजह से सो रही है ग्लैंड, तो इसको जगाने का काम कर रहा है TSH, जो पिट्यूटरी का हार्मोन है, और वो बार बार करके आ रहा है। इसका मतलब उसका जो लेवल है वो ब्लड में अगर बढ़ा हुआ आए तो ये मानना चाहिए TSH अगर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब यहां कमी पड़ रही थी। इस चक्कर में बार बार करके TSH बार बार स्टिमुलस लेके आ रहा था। तो अगर TSH बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है बीमारी का नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। सामान्य तौर पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि TSH बढ़ा हुआ है तो हाइपो कैसे होगा, हाइपो कैसे होगा, कम कैसे होगा। तो TSH बढ़ा हुआ है क्योंकि यहां कमी आ रही थी, और हम हाइपो किसके साथ बोल रहे हैं? हाइपो TSH नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो क्या हो रहा है? थायराइड की ग्लैंड के सीक्रेशंस हाइपो हो रहे हैं, T3 T4 हाइपो हो रहे हैं, जिसके चक्कर में TSH बढ़ा हुआ आएगा। लेकिन इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि T3 T4 अगर सही आ रहे हैं तो फिर साहब हाइपो नहीं होना चाहिए था। अगर
TSH का सीक्रेशन बढ़ा हुआ आ रहा है और T3 T4 आपके सही भी आ रहे हैं, तो T3 T4 सही क्यों आ रहे हैं? जैसे बच्चा अगर बहुत आलसी है लेकिन मास्टर जो टीचर है वो उसी बच्चे को बार बार करके पढ़ाया जाएगा, तो अगर बच्चा पढ़ने में तेज हो जाता है तो इसमें बच्चे के तेज होने से ज्यादा जो टीचर था उस टीचर के स्टिमुलस का काम होता है। बार बार करके टीचर बच्चे को टोकेगा तो बच्चा ध्यान दे के पढ़ेगा, तो एक समय आएगा कि धीरे धीरे करके बच्चा अपने आप स्वतः पढ़ना चालू कर देगा, तो धीरे धीरे करके उसका जो आलस था वो भी खत्म हो जाएगा। तो TSH अगर बढ़ के आ रहा है और बॉडी अगर उसको यहां से जो ग्लैंड है ये ग्लैंड अगर T3 T4 के सीक्रेशन को बढ़ा ले रही है तो आपको दवाई लेने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही बात समझ में नहीं आती है कि T3 T4 अगर आपका सही आ रहा है और आपका TSH बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी ने कोप अप करने की पूरी कोशिश कर ली है। यहां कमी आ रही थी, यहां से बार बार स्टिमुलस पहुंचा के यहां की कमियों को पूरा कर लिया था शरीर ने, लेकिन नहीं, TSH बढ़ा हुआ आ रहा है। TSH बढ़ा हुआ आएगा तो हम सोचेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म है, और हाइपोथायरॉयडिज्म की दवाई हम क्या लेते हैं? एल्ट्रोक्सिन, थायरोनोम, थायरोक्सिन, ये सब क्या है? ये सारी की सारी दवाइयां सिर्फ और सिर्फ वही T3 T4 हैं जो यहां से थायराइड ग्लैंड रिलीज कर रही थी। अब अगर यहां पर बच्चा तो आलसी था, हम तो काम नहीं कर रहे थे, हमको टीचर बार बार टोक भी रहा था, तो हम कोशिश करने लग गए थे कि चलो ठीक है भाई, पढ़ना तो है ही, पढ़ लेते हैं। लेकिन इधर हमारे एक मित्र ने हमारी मदद करना चालू कर दी कि भैया तू मत पढ़, ला तेरा काम जो घर में तुझे टीचर देता है ना, हम कर देते हैं, तेरे काम को हम करते रहेंगे, तू मत कर। तो इससे क्या होगा? इससे भविष्य किसका खराब होगा? इससे भविष्य हमारा खराब होगा, क्योंकि टीचर सोच रहा है कि अगला करके ला रहा है, जबकि दूसरा हमारा काम करना चालू कर देगा। तो इसी को कहा जाता है धीरे धीरे करके आप परतंत्र होते जा रहे हैं, पराधीन होते जा रहे हैं। और पराधीन किस पर हो रहे हैं? जो यहां से नहीं निकल रहा था वो आपने यहां से लेना चालू कर दिया। आप दवाई मुंह में डाल करके आप पेट में पहुंचा देते हो और पेट से खिंच करके T3 T4 खून में पहुंच जाते हैं। यहां से भी डायरेक्ट खून में जा रहे थे, वहां से खून में पहुंच जाते हैं। अब आप पहले 25 mg से चालू करते हो, फिर 37.5 हो जाती है, फिर 50 हो जाती है, फिर धीरे धीरे करके 75 हो जाती है। हमारे पास 200 माइक्रोग्राम जो मेडिसिन है, 200 mg की मेडिसिन लेते हुए जो एल्ट्रोक्सिन, थायरोक्सिन, थायरोनोम के जो डोजेज होते हैं वो लेते हुए पेशेंट आते हैं, और ऐसी अवस्था में भी उनका TSH बढ़ा हुआ आता रहता है। अगर 200 आप मिलीग्राम की टैबलेट ले रहे हैं, उसके बाद भी आपका TSH बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो दवाई आपको अब काम नहीं कर रही है। अब आपकी थायराइड की वजह से शरीर में शिथिलता आना चालू होगी, शरीर के सारे अंग धीरे धीरे करके काम करना कम करेंगे और धीरे धीरे पूरा शरीर रोगी होना चालू हो जाएगा। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए था? ऐसी अवस्था में आपको पहले से ही सचेत रहना चाहिए था कि दवाइयों का ज्यादा सहारा ना लिया जाए, आप इस ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करें। जब तक इसकी कोशिकाओं में थोड़ी सी भी जान है, कहते हैं ना कि जब तक जड़ थोड़ी सी भी मिट्टी में धसी हुई है और मिट्टी को जड़ ने पकड़ के रखा हुआ है, बिल्कुल खत्म नहीं होगा पेड़। अगर बिल्कुल पेड़ खत्म नहीं हुआ है, सही समय पर सही केयर करना चालू कर दी जाए, सही समय पर मिट्टी में थोड़ी खाद डाल दी जाए, मिट्टी बदल दी जाए, मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो बढ़ा दिए जाएं और अच्छे तरीके से धूप लगना चालू हो जाए उसके एक्सटीरियर पार्ट को, प्लांट के एक्सटीरियर पार्ट को, और सही समय पर सही मात्रा में पानी पहुंचना चालू हो जाए, तो पेड़ धीरे धीरे करके हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही एक ग्लैंड है, अगर इसकी कोशिकाओं में थायराइड की सेल्स जो हैं, उन सेल्स में अगर थोड़ी सी भी जान बाकी है और आप अच्छी मात्रा में यहां तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचा दो, आप अच्छी मात्रा में यहां तक न्यूट्रिशन पहुंचा दो, आप अच्छे तरीके से व्यायाम करना चालू कर दो, तो ये ग्लैंड धीरे धीरे करके सक्रिय होना चालू हो जाएगी। आप तो इस ग्लैंड की बात कर रहे हो, अगर किसी भी मेन स्ट्रीम के आदमी को धीरे धीरे करके स्ट्रीम से हटा दो तो धीरे धीरे करके उसकी एफिशिएंसी डल होना चालू हो जाती है।
आप जब मेन स्ट्रीम में से, नदी में से बीच धार में से जो चीज साइड में आ जाती है, वो चीज कहीं ना कहीं जाके जमना चालू हो जाती है और धीरे धीरे करके किनारों पर जो गंदगी जमती है मेन स्ट्रीम में से हटती है तभी जमती है। अगर स्ट्रीम में चलती रहती तो वो एक्टिविटी उसकी अच्छी बनी रहती, कभी जमती नहीं गंदगी। ऐसा ही काम हमारे शरीर के साथ थायराइड में होता है। और आपको यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि अगर आप लगातार दवाइयाँ लेते जा रहे हैं और अगर लगातार आप प्रयास करते जा रहे हैं दवाइयों के माध्यम से शरीर को सही करने का, तो ये सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी गलती है। आज आप 100 मिलीग्राम की दवाई ले रहे हो, आप साल भर के बाद आपको 112, 112.5 पर आना पड़ेगा, फिर 125 पर आना पड़ेगा। अगर आप अपनी दिनचर्या, आप अपनी जीवनचर्या को सही नहीं करेंगे, आप अपनी बीमारी के हिसाब से आहार विहार का प्रक्रम सही अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, तो आपकी थायराइड कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी और दिन दूनी रात चौगुनी आप दवाइयों को बढ़ाते जाओगे। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई बात कि थायराइड है क्या। इस ग्लैंड से हार्मोन निकलता है और टीएसएच ऊपर से निकल के आता है। टीएसएच की बढ़ी हुई मात्रा दर्शाती है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या क्या हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है T3 T4 का सीक्रेशन कम आना। अब जब T3 T4 कम आएगा, ऐसी अवस्था में T3 T4 के फंक्शंस क्या हैं। T3 T4 का फंक्शन है आपकी मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करना, आपकी मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल करके रखना। अगर मेटाबॉलिक रेट T3 T4 के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो फिर धीरे धीरे करके अगर T3 T4 कम हो रहे हैं तो आपकी मेटाबॉलिक रेट भी कम होना चालू हो जाएगी, आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट डाउन होना चालू हो जाएगी, आपकी BMR डाउन होना चालू हो जाएगी। और अगर आपकी BMR डल होना चालू हुई तो जो आप खाएंगे उसमें सबसे पहले अपच होना चालू होगी। अपच, अगर अपच हुई है तो निश्चित ही ये मान लिया जाए कि दो रीजंस हैं अपच के। या तो आपको अब थायराइड होने वाला है, और या फिर स्थिति ऐसी है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने बहुत भारी खा लिया है और आप बिल्कुल भी व्यायाम नहीं कर रहे हैं, उस केस में भी अपच ज्यादा देखी जा रही है। ठीक है, लेकिन अपच थायराइड का भी एक कैरेक्टर है। अपच के साथ में अगर लगातार कमजोरी आती जा रही है, अपच के साथ में अगर लगातार आलस आता जा रहा है और वजन बढ़ता जा रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि ये 50% आप फाइनल हो सकते हैं कि ये थायराइड की वजह से हो रहा होगा। इसके अलावा थायराइड की वजह से आपकी पाचन तंत्र की व्यवस्था बिगड़ना चालू हो जाएगी, आपका पाचन का प्रक्रम जो है वो स्लो होना चालू हो जाएगा, आपके पचने की दर अगर कमजोर पड़ेगी तो आपके शरीर में से एब्जॉर्प्शन में कमी आना चालू हो जाएगी। अगर एब्जॉर्प्शन में कमी आएगी तो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स भी बहुत सारे आना चालू हो जाएंगे, चाहे वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो आयरन की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। ये सारे के सारे डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स आपकी अगर थायराइड अनकंट्रोल्ड होती जा रही है तो धीरे धीरे करके आपके शरीर में बहुत सारी कमजोरियां आना चालू होंगी, बहुत सारी कमियां आना चालू होंगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत सारी आना चालू हो जाएंगी। और उसका रीजन क्या होगा? थायराइड। और थायराइड का रीजन क्या होगा? लैक ऑफ एक्टिविटीज, व्यायाम या फिर सक्रियता में कमी। अगर सक्रियता में कमी रहना चालू होगी तो निश्चित तौर पर आपकी ये समस्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये लक्षण हो जाते हैं। एक विशेष लक्षण जो जिससे लोग थायराइड को समझते हैं, जिससे लोग थायराइड को आज पहचानते हैं कि ये थायराइड की समस्या है, वो लक्षण है ओबेसिटी, ओवरवेट। और वेट अगर बढ़ गया है तो बढ़े हुए वेट को कम करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको थायराइड की समस्या है। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि थायराइड में BMR पहले से ही डल है और अब आपको वजन को अगर कम करना है तो आपको अपनी BMR को ही तो बढ़ाना पड़ता है। अब डल BMR को आपको बढ़ाना है, मतलब आपको सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वजन कम करने के लिए, यदि आपको थायराइड की समस्या भी है तो। ठीक है, तो ये हो जाते हैं लक्षण। अब हम देखते हैं कि थायराइड के लक्षणों के साथ साथ
थायराइड के लक्षण तो हो गए, अब बारी आती है कि कारण हो गए, लक्षण हो गए, अब बारी आएगी कि थायराइड को आप किस तरीके से प्राकृतिक रूप से मैनेज करेंगे। प्राकृतिक रूप से थायराइड को मैनेज करने का सिर्फ एक बहुत आसान सा तरीका है। आप कैसे भी करके अपने पचने की दर को बढ़ाना चालू कर दें। खाने के पचने की दर, जिसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोला जाता है, आप अगर उसको बढ़ाना चालू कर देंगे। अब मुस्कुराहट इसलिए आ रही है बार बार चेहरे पर कि एक बहुत छोटी सी बात आने वाली है जो थायराइड का कंप्लीट ट्रीटमेंट है, लेकिन हम उस छोटी सी बात को छोड़ करके बड़ी बड़ी बातों पर पड़े हुए हैं। और वो छोटी सी बात क्या है? केवल आपको बीएमआर बढ़ानी है। और बीएमआर बढ़ाने के लिए, बीएमआर किसकी बढ़ी हुई रहती है? बीएमआर बढ़ी हुई रहती है मजदूर की। मजदूर का मतलब जो ज्यादा काम करेगा, जो अपने शरीर में से ज्यादा ऊर्जा को खर्च करने का काम करेगा। अब ज्यादा काम करने का मतलब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं हम तो पूरे दिन काम करते हैं, हम तो काम इतना करते हैं कि हमारी तो सैलरी ही 2.5 लाख रुपए है महीने की। तो वो 2.5 लाख रुपए की सैलरी वाला जो काम आजकल लोग कर रहे हैं, उससे थायराइड तो सही नहीं होगा। उस काम से तो थायराइड सही नहीं होगा। आपको कौन सा काम करना पड़ेगा? जो 300-400 रुपए दिहाड़ी वाला मजदूर काम करता है, अगर आप वो काम कर दो महीने भर, गारंटी से अगर आपकी थायराइड की दवाई महीने भर में आधी नहीं हो जाए, तो आप ये मान लीजिए कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग का जो सिस्टम है ना, वो यही तो काम करवा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में क्या कर रहे हैं आप अपने शरीर में से गंदगियों को निकाल रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, और योग के माध्यम से आप ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं, आप ज्यादा प्राणायाम करके शरीर की एक्स्ट्रा कैलोरीज को निकालने का काम कर रहे हैं। तो योग करने की आवश्यकता अब क्यों आई? पहले योग क्यों किया जाता था? क्योंकि लोग आत्मिक उत्थान के लिए योग करना चाहते थे, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। लोग धर्म के लिए योग करते थे। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म की परिभाषा जो क्या है, जो धारण कर ले, उसे धर्म बोला जाता है। तो अगर आप किसी भी तरीके से अब योग करना चालू करेंगे, क्योंकि योग पहले के जमाने में तो बीमारी दूर करने के लिए तो नहीं किया जाता था। पहले योग सिर्फ उन्नति के लिए किया जाता था कि अब वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम की तरफ चल रहे हैं, अब योग का सहारा लेते हुए आप डिटैचमेंट की तरफ योग से ही चल सकते हैं। क्योंकि डिटैचमेंट जो है ना, मोह को छोड़ना, मोह को छोड़ना बिना योग के संभव नहीं है। मोह तो योग से ही छूट सकता है। योग का मतलब होता है जोड़ना। आप देखते हैं, देखें आप, योग का मतलब है जोड़ना, और अपन कह रहे हैं मोह को छोड़ना योग से संभव है। तो योग से ही संभव है। अगर आपको मोह को छोड़ना है धीरे धीरे करके, बिना योग के मोह को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक है? तो आप कौन सा योग करेंगे? आप वो योग नहीं करें, आप ज्ञान योग या भक्ति योग की बात नहीं कर रहे हैं, आप कर्म योग की बात कर रहे हैं। और कर्म योग में भी जो आप अपने शरीर से कर्म करेंगे, उस कर्म योग की बात कर रहे हैं। ठीक है? शारीरिक श्रम करने की बात कर रहे हैं। शारीरिक श्रम करके शरीर की ऊर्जा को खर्च करने की बात कर रहे हैं। अब अगर आप श्रम करते हुए ऊर्जा को खर्च कर लो तो सबसे बढ़िया। जैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक डिलीवरी देने के लिए जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की, तो जाने आने का उनको पैसा मिल जाता है। हालांकि वो भी मोटरसाइकिल से या कार से जा रहे हैं। चल के जाएं तो उनको 2 फायदे होंगे, पैसा भी मिल रहा है चलने का। जैसे आजकल हम कराते हैं, हम घरों में मेड्स रखते हैं, कपड़े धोने वाली रख ली बाई जी, बर्तन धोने के लिए बाई जी आ रही हैं घर में, या फिर प्रेस करने वाले भैया आ रहे हैं घर में, या फिर जो भी सब्जी वगैरह लाने के लिए कोई घर में भैया रख रखे हैं। तो ऐसी अवस्था जो है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? इसमें वो जो व्यक्ति हैं वो घर का काम कर रहे हैं अपने शरीर के श्रम का उपयोग करते हुए, और हम उनको पैसा भी दे रहे हैं। तो उनका डबल फायदा हो रहा है कि उनको पैसा भी मिल रहा है, प्लस वो अपने शरीर को भी अच्छे तरीके से मजबूत कर पा रहे हैं। और हमारा क्या हो रहा है? हमारा दोनों तरीके से नुकसान हो रहा है।
कि हम बिल्कुल उनके प्रेजेंस में हम काम नहीं कर रहे हैं, हम धीरे धीरे करके उनके ऊपर निर्भर होते चले जा रहे हैं। और क्या कहा जाता है, पराधीन सपनों सुख नाही, दूसरे के अधीन होना अगर ये आपने कर लिया तो आप ये मान लीजिए सपने में भी आप सुख नहीं पाएंगे, आपको सपने भी सुख के नहीं आ सकते। दूसरा, आपको क्या नुकसान हो रहा है, हालांकि चलिए ये दान में आ जाएगा कि कोई आपको श्रम का दान कर रहा है तो आप उनको द्रव्य का दान कर रहे हैं, आप उनको पैसा दे रहे हैं। लेकिन अगर संभव हो पाता, हम काम कर पाते, तो हम काम करने से अपना काम भी कर लेते, शरीर में भी इससे स्फूर्ति रहती, शरीर में भी ऊर्जा का संग्रह नहीं होता, शरीर में ऊर्जा का संग्रह नहीं होता एक्स्ट्रा वाला, तो गंदगियां नहीं जमती, हम रोग नहीं ले पाते, हम निरोगी रहते। और दूसरा, हमें पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन यहां बदल गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, हम उनको काम दे रहे हैं और उनको पैसा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। काम आना लोगों के बहुत जरूरी है, अगर हमारे पास है कुछ तो हमें दूसरों को देना है। लेकिन अगर आप अपने घर पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे के घर पे जाके तो काम करोगे नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप जूते पहनते हैं 2,500 रुपए के, 4,000 रुपए के, 5,000 रुपए के, फिर आप उनको घिसने के लिए रोड पे चलते हो, जिसको वॉकिंग बोला जा रहा है, अनावश्यक चल रहे हो। या फिर आप जिम में जा रहे हो और एक साइकिल पर बैठ के आप साइकिल चला रहे हो जहां आप कहीं पहुंच नहीं रहे हो। पहले के जमाने में जब साइकिल चलती थी तो आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता था, अब आप जिम में साइकिल चला रहे हो, कहीं नहीं पहुंच रहे हो। फिर आप एक मशीन पे खड़े होकर के जोर से दौड़ रहे हो 1 घंटे में लगभग 6 किलोमीटर की स्पीड से, लेकिन मशीन वहीं की वहीं पड़ी हुई है, आप 6 किलोमीटर दौड़ लिए और वही बंद कमरे में। तो ये जो व्यायाम कर रहे हो, यहां भी आप क्या कर रहे हो, ऊर्जा अपनी वहां खर्च करके आ रहे हो और उनको पैसे भी देके आ रहे हो। तो काम करना जब से बंद हुआ है लोगों का, तब से व्यायाम की महत्वता बढ़ गई है। आप अगर ये भी कर रहे हो तो भी आप अपने शरीर के कम से कम शत्रु नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और आप काम भी नहीं कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपके शरीर का आपसे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। क्योंकि अगर आपने व्यायाम नहीं किया और आप अनियमित जीवनचर्या का फॉलोअप कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल निश्चित ही थायराइड नहीं तो कोई दूसरी बीमारी आपको घेर ही लेगी, अगर आपको भगवान ने तथास्तु ही नहीं कह रखा है तो। अब भगवान भी जो श्रम करता है, जो परिश्रम करता है, उसी को तथास्तु कहते हैं। बिना श्रम परिश्रम वाले को तो भगवान भी, ईश्वर भी कभी तथास्तु नहीं कहते। ईश्वर से तथास्तु पाने के लिए लोगों ने बहुत सारा तप किया है, जिसको तप बोला जाता था। तो आप व्यायाम करके तप ही तो कर रहे हैं अपने शरीर को रोगों से बचाने के लिए, आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि थायराइड को ट्रीट करने के लिए सामान्य तौर पर तो ये हो गया कि आप एक्सरसाइजेज अच्छे तरीके से करना चालू कर दें। लेकिन इसके अलावा थायराइड की और बहुत सारी चिकित्साएं हैं। सबसे पहले हम लेते हैं थायराइड के लिए प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा में थायराइड के लिए जो चिकित्सा हो सकती है वो है, प्राकृतिक चिकित्सा में हमेशा सबसे पहले पेट की सफाई की बात करी जाती है। तो पेट की सफाई के लिए अगर आप घर में कर सकें तो पेट पर सेक, पेट पर मिट्टी की पट्टी और एनिमा। एनिमा का टॉपिक आप वीडियो देख सकते हैं कैसे करते हैं, घर में कैसे कर सकते हैं। मिट्टी की पट्टी के लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं, पूरे वीडियोस अलग अलग पड़े हुए हैं, आप देख करके सेक, मिट्टी पट्टी, एनिमा आप ये कर सकते हैं। इससे आपके आंतों में भरा हुआ सारा कचरा निकल के बाहर आएगा। आपका शरीर जो रोग कारक दूषित पदार्थ हैं, जो विषाक्त पदार्थ हैं, जिनको मॉर्बिड मैटर बोला जाता है, जिनको मल बोला जाता है, वो आपके शरीर से बाहर आ जाएंगे इसके माध्यम से। तो आपके शरीर में जो मल जमा हो रहा था वो निकला। कहा जाता है कि जैसे ही मल निकलेगा आपका शरीर स्वस्थ होना चालू हो जाएगा। और मल अगर आंतों में है तो आंतों का मल निकालने के लिए तो ये प्रोसेस पर्याप्त है। सेक, मिट्टी पट्टी, एनिमा आप करिए, आंतों में भरा हुआ मल निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि आंतों से खिंच करके खून में पहुंच गई कोई चीज और खून के साथ शरीर में ट्रेवल करते हुए कहीं जोड़ पर जमा हुआ कुछ यूरिक एसिड के रूप में, लिवर पर जमा हो गया कोई चीज ग्लाइकोजन या फैट के रूप में, या फिर किडनी पर अगर कोई चीज जमा हो गई है, या फिर हार्ट और वेसल्स में कोई चीज जमा हो गई है कोलेस्ट्रॉल के रूप में,
तो इस मल को, ये भी सब मल ही हैं, इन मलों को निकालने के लिए आपको व्यायाम नियमित रूप से करना पड़ेगा, और या फिर आप जितना आपकी आवश्यकता है उससे कम खाना चालू कर देंगे तो फिर आप जो थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं, थोड़ा बहुत जो हाथ पैर हिलाते डुलाते हैं, उससे ही धीरे 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 करके आप चूंकि कम खाना चालू करेंगे, जिसको क्या बोला जाएगा, उपवास। उपवास का पूरा टॉपिक मैंने कल ही वीडियो बना के डाला है, तो आप देख सकते हो कि उपवास के लिए कहा जाता है लंघनम परम औषधम। अगर आपने कम खाना चालू कर दिया तो निश्चित ही आपके मल निकलना चालू होंगे। लेकिन चूंकि टॉपिक थायराइड का है, अगर थायराइड के केस में गलती से आपने खाने में खाना खाना बंद कर दिया और आपने ज्यादा व्यायाम नहीं किए तो आपका वजन और बढ़ जाएगा। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। तो थायराइड के केस में आपको खाने को बंद नहीं करना है, क्योंकि पहले से ही खाने के पचने की दर कमजोर पड़ी हुई है। अब अगर ब्रेन देख लेगा कि खाना आ ही नहीं रहा तो पचने की दर को बढ़ाने का क्या मतलब है, तो और डल कर देगा उस बीएमआर को, और बीएमआर जितनी डल होगी आपकी T3 T4 के लेवल्स और उतने ही कम होना चालू हो जाएंगे, तो वो फिर काउंटर बैलेंस नहीं हो पाएंगे फिर। इसलिए अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आप खाने में कमी करके उस समस्या को कम करने का कतई प्रयास ना करें। आप पर्याप्त मात्रा में खाएं। पर्याप्त मात्रा में का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा खाओ तो बीएमआर ज्यादा हो जाएगी ना, बिल्कुल नहीं। थायराइड के लिए एक चीज जो मल्टीपल डाइट्स इन अ डे वाला सिस्टम था कि आपको दिन में फ्रिक्वेंट मील्स लेने चाहिए, हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो ये वाला जो प्लान है, ये क्यों, क्योंकि आप कुछ खाया, आपने उसको पचने के लिए बीएमआर बढ़ी, फिर थोड़ी देर बाद कुछ खा लिया फिर बीएमआर बढ़ी, तो हमेशा ही बीएमआर बढ़ी हुई बनी रहेगी। लेकिन ये थायराइड के लिए आप उपयोग में अगर ले रहे हो, बाकी किसी चीज में अगर आपने ये उपयोग में लिया तो आपको हाइपर थायराइडिक कैरेक्टर्स आ जाएंगे, वो भी आपके लिए नुकसानदायक रहेंगे। उसमें आपकी बीएमआर फिर बार बार करके आपका पेट कुछ ना कुछ मांगता रहेगा, और पूरा का पूरा सिस्टम आपका केवल खाने को पचाने में ही लगा रहेगा, रिपेयर रीजनरेशन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से बोला जाता रहा है, एक भुक्तम महायोगी, दो भुक्तम महाभोगी, त्रिभुक्तम महारोगी। 3 बार खाने वाला रोगी हो जाता है। आजकल जिनको शुगर है, जिनको अल्सर है, बहुत एसिडिटी रहती है, वो लोग तीसरी बार अल्पाहार के रूप में कुछ खा सकते हैं। बाकी 2 बार भोजन किया जाना चाहिए। 2 भुक्तम महाभोगी, सांसारिक लोग 2 बार भोजन करें, ये जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा अब आपने ट्रीटमेंट देखा, सेक में टिपटे अनिमा हुआ, उसके बाद गले पर गर्म ठंडा सेक थायराइड के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है। अगर आपने ये गले पर गर्म ठंडा सेक किया तो थायराइड ग्लैंड पर डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और अगर आप फिर प्राणायाम कर लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो ब्लड के साथ में ऑक्सीजन भी वहां अच्छी मात्रा में पहुंचना चालू होगा, तो थायराइड ग्लैंड पर एक्टिवेशन की एक्टिविटी बढ़ेगी। थायराइडिक कैरेक्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके एनहेंस होना चालू हो जाएंगे। थायराइड का फंक्शन जो है वो एनहेंस होना चालू हो जाएगा। और थायराइड का फंक्शन क्या होता है, T3 T4 की सिंथेसिस और उसका रिलीज। तो वो बढ़ना अगर चालू हो गया तो आपकी थायराइड की समस्या खत्म हो गई बहुत अच्छे तरीके से। तो ये गरम ठंडा सेक थायराइड पर किस तरीके से करना है, गरम ठंडा सेक, आपको गरम ठंडे सेक का वीडियो मिल जाएगा। आप उसको प्रॉपर तरीके से देख करके इस गले के गरम ठंडे सेक को कर सकते हैं। इसके अलावा आपके शरीर में कोई भी ऐसा इलाज जो आपके शरीर में से पसीना निकालने का काम करे। अब अगर आप प्राकृतिक चिकित्सालय में जाते हैं कहीं, तो भाप स्नान, सूर्य स्नान, या फिर गर्म हस्तपाद स्नान, या सोना बाथ, या फिर गर्म फुल टब, या फिर गर्म कटी स्नान, या फिर गर्म बैठक स्नान, ये सारे के सारे इलाज जो आपके शरीर में गर्मी पैदा करके शरीर में से पसीना निकालते हैं। तो शरीर में से पसीना कब निकलता है, जब शरीर में बेहद गर्मी पैदा होती है। और बेहद गर्मी कब पैदा होती है, जब आपके शरीर में आप ऊर्जा खर्च करने का काम कर रहे होते हो, तब होती है या तो गर्मी पैदा। जब आप दौड़ रहे होते हो तो गर्मी पैदा होती है, और वो गर्मी पैदा होती है वो कब पैदा हो रही है, जब आपने ऊर्जा को खर्च करने का प्रक्रम अपनाया। तो उस ऊर्जा को खर्च करते समय ग्लूकोज टूट करके किसमें टूटा, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, एनर्जी और हीट। तो वो हीट जो है वो आपके शरीर को गर्म कर रही है। अब शरीर को वहां गर्म हीट कर रही थी,
व्यायाम करने की वजह से, काम करने की वजह से। यहां जब आप शरीर को गर्म करते हो पहले, तो शरीर को गर्म करने की वजह से शरीर में खून का संचार बढ़ता है, और खून का संचार जब बढ़ता है, खून में तेजी आती है, खून की चाल में तेजी आती है, और खून की चाल में जितनी तेजी आती है उतना ही कार्डियोवैस्कुलर जनरेशन होता है। कार्डियोवैस्कुलर जनरेशन जितना अच्छा होगा, कार्डियक एक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। कार्डियक एक्टिविटी जितनी अच्छी होगी तो आपके शरीर में बीएमआर भी बढ़ना चालू होगा, और बीएमआर अगर बढ़ना चालू होगा तो ये आपके थायराइड के लिए अच्छा ट्रीटमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो जितने भी गर्म तासीर के ट्रीटमेंट है सारे के सारे आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो ये हो जाती है प्राकृतिक चिकित्सा की बात। अब हम आते हैं योग चिकित्सा। योग चिकित्सा में सबसे पहले हम शुद्धि क्रिया लेते हैं। तो शुद्धि क्रिया में अगर आपको बीपी की समस्या नहीं है, केवल थायराइड की समस्या है, तो आप ज्यादा पानी पी करके उल्टी करने का क्रम जो है, उपक्रम जो है, जिसको कुंजल बोला जाता है, आप उस प्रोसेस को कर सकते हैं। कुंजल का वीडियो मैं बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख करके कुंजल का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा, गले में गर्म पानी भर के गरारे, अगर आप अच्छे तरीके से गरारे करते हैं तो वो भी आपकी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करेंगे और आपको थायराइड ग्लैंड से होने वाली समस्याओं से बचाने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर आप थायराइड के लिए और कोई क्रिया करना चाह रहे हैं तो उस क्रिया में एक बहुत अच्छी क्रिया होती है जिसको बोला जाता है गज करनी क्रिया, जिसको बोलते हैं आप, जिसको बोल सकते हैं क्या, आपको पानी को मुंह से पी करके नाक से निकालने का काम करना है। इसको शीत क्रम भी बोला जाता है कपालभाति क्रिया में, और इसको गजकरणी क्रिया भी बोलते हैं। तो ये क्रिया भी आपके गले से संबंधित रोगों के लिए बहुत अच्छी है, और थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने का भी ये क्रिया काम करेगी जरूर। ठीक है, इसके अलावा जब हम आसन की तरफ चलते हैं तो आसनों में हर वो आसन जो आपके शरीर में ऊर्जा की खपत को बढ़ाने का काम करेगा वो थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। अब थायराइड के लिए अगर आपके कमर में दर्द नहीं है तो आप आगे झुकने वाला सारा आसन कर सकते हैं। अगर आप इजीली कर सकें तो आप जो विपरीत करनी आसन होता है या हलासन होता है या फिर सर्वांगासन होता है, सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि जिनको थायराइड की समस्या है उनको आप इन्वर्टेड पोजेस करा ही नहीं सकते, क्योंकि वेट इतना ज्यादा होता है कि अगर आप पैर को ऊपर की तरफ ले जाते हो तो मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। तो एक सिंपल आसन होता है सेतु बंधासन, आप इसको गूगल कर सकते हैं। सेतु बंधासन को आप आराम से करेंगे, सीधे लेटना है, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है और कमर को उठाना है, तो आपकी ये जो जुगुलर नॉच है ये चिन पर लगना चालू हो जाएगी, जिससे चिन लॉक होगा, और वो चिन लॉक की पोजीशन जो है थायराइड के लिए एक्टिवेशन का काम करने का काम करती है, बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप गर्दन के सारे व्यायाम थायराइड के रोग में कर सकते हैं। गर्दन के सारे व्यायाम के लिए गर्दन को आगे पीछे करना, गर्दन को दाएं बाएं करना, गर्दन को दाएं बाएं देखना, और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन मोमेंट्री एक्सरसाइजेस गर्दन की आप सिर्फ तब करेंगे जब आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है। अगर थायराइड के साथ में आपको गर्दन के दर्द की समस्या है तो फिर आपको मोमेंट्री एक्सरसाइजेस बड़े हिसाब से करनी चाहिए। उसके लिए गर्दन की समस्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आपको बता दिया जाएगा कि आप कौन से एक्सरसाइजेस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ गर्दन के दर्द की समस्या नहीं है तो फिर आप ये वाले व्यायाम करके थायराइड ग्लैंड में आराम पा सकते हैं। अब बारी आती है आपके प्राणायाम की। प्राणायाम में बहुत अच्छा प्राणायाम जो थायराइड ग्लैंड के एक्टिवेशन में काम में आएगा वो तो है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम का पूरा अलग से वीडियो है, आप उज्जाई प्राणायाम मेरे वीडियोस में सर्च करेंगे आपको पूरा प्राणायाम मिलेगा, किस तरीके से आपको करना है, प्रोसेस क्या होता है, कितनी बार करने से थायराइड में फायदा होना चालू होगा या फिर गले के रोगों में फायदा होना चालू होगा। इसके बाद आप प्राणायामों में सूर्य अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी, भस्त्रिका और कपालभाति। कपालभाति हालांकि प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है, शुद्धि क्रिया, लेकिन चूंकि लोग कपालभाति को प्राणायाम के साथ ही रखते हैं तो कपालभाति जो है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। थायराइड की ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, आपके शरीर में ऊर्जा की खर्च होने की दर जो है उसको बढ़ाने का काम करेंगे ये प्राणायाम, तो निश्चित ही ये थायराइड के लिए काफी इफेक्टिव है। इसके अलावा एक बंद होता है जालंधर बंद, इसमें आपको श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ते हुए
चिन को जुगलर नॉच पर लगा देना है। लगा करके श्वास को भर के, सांस को छोड़ते हुए आप लगा रहे हो, सांस को आपने बाहर छोड़ रखा है। आप इस बंद को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ये बंद जो है वो आपको थायराइड से रिलेटेड समस्या प्लस गले से संबंधित सारी समस्याओं में काफी अच्छा काम में आने वाला होता है। ये जो थायराइड की ग्लैंड है, आप जब इस बंद को करते हो तो ये चिन लॉक हो जाता है। चिन लॉक होता है तो थायराइड ग्लैंड से पूरा का पूरा ब्लड जो है स्क्वीज होकर के इधर उधर जाना चालू होता है। जब आप थायराइड को रिलैक्स करते हो तो दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन थायराइड पर बढ़ता है। तो स्क्वीजिंग और रिलैक्सेशन का जो फेज है, इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का एक्टिवेशन बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा, बहुत अच्छा फायदा होगा थायराइड में। ठीक है, तो ये बंद हो जाता है। अब आती है बारी आहार चिकित्सा की। तो आहार चिकित्सा में थायराइड की समस्या के संबंध में आहार में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको सुपाच्य भोजन, जल्दी पच जाने वाला भोजन, और कोशिश ये करना है कि आप थायराइड की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप 9 साढ़े 9 बजे थोड़ा सा वेजिटेबल दलिया, जिसमें ज्यादा सब्जियां होंगी, थोड़ा दलिया होगा। लंच जो आपका है उसके 40 मिनट पहले हरा सलाद पेट भर के खा लीजिए, 40 मिनट पहले। और 40 मिनट के बाद फिर आप अपना जो एक चपाती, मैक्सिमम 2 चपाती, नहीं तो 1 चपाती पर्याप्त है, मोटे आटे की होनी चाहिए। और कोशिश करिए वो चपाती अगर ज्वार की हो या फिर वो मक्के की चपाती अगर आप ले रहे हैं तो अच्छा काम करेगी वो, विथ लॉट अमाउंट ऑफ बॉइल्ड वेजिटेबल्स। पेट भर के आप उबली हुई सब्जी खाइए। ठीक है, रोटी सब्जी के साथ सलाद कभी नहीं खाना है, आपने 40 मिनट पहले खा लिया है। ठीक है, नेवर ड्रिंक वाटर जस्ट आफ्टर योर मील्स। कहा जाता है कि आपको अगर पानी पीना है तो आप 40 मिनट पहले पानी पी लीजिए या फिर भोजन के 40 मिनट के बाद पानी पिएंगे। आप भोजन के समय अगर पानी पी रहे हैं या फिर भोजन के तुरंत बाद पानी पी रहे हैं तो कहावत है भोजनांते विषमवारी। आप भोजन के अंत में पानी अब पी रहे हैं तो जहर होता है। भोजनांते अमृतम तक्रम, छाछ जो है वो भोजन के अंत में ली जा सकती है, फायदा करेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दोपहर का खाना। फिर दोपहर और शाम के खाने के बीच में आप 1 गिलास सूप ले लीजिए, और शाम का खाना आप 7 बजे के पहले पहले करिए। शाम के खाने के बाद आप 20 मिनट टहलिए। और रात के लिए बहुत अच्छा काढ़ा होता है कचनार का काढ़ा। ये कचनार का काढ़ा जो है ये आपके थायराइड ग्लैंड की लिथार्जिसिटी को, सुप्ता अवस्था को धीरे धीरे करके दूर करना चालू कर देता है, जागृत करना चालू कर देगा। ये आपकी थायराइड को धीरे धीरे करके थायराइड स्टिमुलेट होना चालू हो जाएगी और आपके T3 T4 सिक्रेशंस जो है ना वो बढ़ना चालू हो जाएंगे। और T3 T4 का सिक्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो TSH का सिक्रेशन अपने आप ही नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। ये हो जाती है आपकी थायराइड की पूरी चिकित्सा। अगर इस थायराइड से रिलेटेड आपको और कोई बात पूछनी है या कुछ चीजें छूट रही होंगी तो आप मुझे बता सकते हैं। आपकी उस क्वेरी का प्रयास पूरा होगा कि पूरा जवाब मिले आपको। आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि अगर थायराइड की समस्या है और आप ये चाह रहे हैं अगर कि हम बैठे बैठे अपनी थायराइड को ठीक कर लेंगे, या हम केवल खाने में परिवर्तन करके अपनी थायराइड को ठीक कर लेंगे, या फिर हम दवाइयों के सहारे रहते हुए अपनी थायराइड को ठीक कर लेंगे, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। थायराइड को ठीक करने का सर्वोत्तम साधन जो है वो विहार है। कृष्ण जी ने बोला है युक्ताहार विहारस्य। आहार और विहार का कॉम्बिनेशन अगर आपने सही तरीके से मैच कर दिया तो आपकी थायराइड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप खाओ वो जो जल्दी पच जाता है, और आप उसको पचाने का या पहले से जो शरीर में भरा हुआ है उसको जल्दी जल्दी पचाने के लिए ज्यादा व्यायाम कर लो, आपकी थायराइड की समस्या खत्म हो गई। इतनी सी बात है बस। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियोस लंबे इसलिए हो जाते हैं कि केवल टॉपिक बताना कि भैया आप उज्जाई कर लो, आप कचनार का काढ़ा ले लो, ये तो 10 मिनट में बताया जा सकता है सारा। लेकिन कोशिश ये है कि आपको सारी चीजें समझ में आए, होता क्या है, कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से कोई चीज काम कर रही है ट्रीटमेंट, तो वो सारा जब बताते हैं ना तो टाइम तो डेफिनेटली लगता ही है। और कोशिश यही रहती है कि आप अपनी बीमारी के बारे में इतना समझ लें कि कोई भी आपको ज्यादा परेशान करने वाली चीजें ना कर पाए। आपको कुछ समझ तो आपकी बीमारी के बारे में होनी ही चाहिए। आपका शरीर है, आपके शरीर में बीमारी हो रही है तो आप मूल चीजें तो बीमारी के बारे में समझ ही लें।
अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, बीमारी का काम समझने का तो डॉक्टर का होता है, जो हमें बता दे हम वो कर लेंगे, उसके लिए आपको डॉक्टर पर श्रद्धा होना जरूरी है और डॉक्टर का बहुत अच्छे तरीके से अपने मरीज के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है, जो दोनों ही चीजें आज के युग में बड़ी कम पाई जा रही हैं। इसलिए आप अपने रोग के इतने जानकार तो जरूर बनिए कि आपको कोई बहुत, एक तरीके से बोला जाए कि मूर्ख ना बना पाए। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को अच्छे तरीके से, एक बार में समझ में नहीं आया आप दूसरी बार सुन सकते हैं पूरा। और अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो में बताई गई जानकारी थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, तो आप जरूर इस वीडियो को जिनको आप अपना समझते हैं उन तक शेयर जरूर करें और उनको बोलें वो अपने लोगों को शेयर कर दें, ताकि सही जानकारी अगर लोगों तक पहुंचेगी तो वो अपने स्वास्थ्य को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। एक बात जो अंत में बोलनी है, लोग कहते हैं कि थायराइड में पत्ता गोभी बहुत नुकसान करती है, या थायराइड में नहीं खाने वाला आहार कौन सा है। तो थायराइड में सिर्फ नहीं खाने वाला आहार वो है जो आपका पाचन तंत्र पचा नहीं पाएगा। कोई भी वो चीज जो आपका पाचन तंत्र आराम से पचा ले, या फिर आप व्यायाम करके उसको पचवाने का काम कर दो, आप दुनिया भर का काम कर दो, खूब पसीना निकाल दो दिन भर में। हमारे यहाँ थायराइड की 150 मिलीग्राम की टैबलेट लेते हुए लोग आते हैं और 10 दिन हम 3 बार योगा कराते हैं, उनको भाप स्नान देते हैं, 2 बार लोकल भाप देते हैं और सवेरे शाम 7-7 किलोमीटर टहलाने का काम करते हैं। मेडिसिन बिल्कुल कम हो जाती है और जब T3, T4 और TSH चेक कराया जाता है तो नॉर्मल आ जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी ही मेहनत थायराइड को सही करने का काम कर रही है, डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, तो इतना ही। अब आप अपना पूरा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।